विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश की जनता का मूड कैसा है? हरियाणा की बात करूं तो आम आदमी पार्टी अगर कहीं से थोड़ा दम भर रही है तो वो मुझे लगता है कि शायद जगाधरी में कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर अभी तक जो है स्थिति वो मजबूत नजर आ रही है। जबकि भाजपा की बात करूं तो वो भी दौड़ में शामिल है। त्रिकोणा मुकाबला जरूर है, लेकिन जगाधरी लगातार जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहा है। पलवल में सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है और टक्कर अच्छी टक्कर यहाँ पर मानी हुई है। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मूड हरियाणा में। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा की जनता का मूड कैसा है, क्या कुछ उनकी समस्याएं और कितने विकास कार्य हुए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं क्या जनता उनसे खुश है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता यमुनानगर से तिलक भारद्वाज जुड़ चुके हैं और पलवल से गुरुदत्त गर्ग जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश की जनता का मूड कैसा है। तो शुरुआत करेंगे। तो तिलक, आपसे जानना चाहूंगी कि यमुनानगर में जनता का मूड कैसा है, चुनावी हवा का रुख कैसा है? बिल्कुल सुमन, यमुनानगर में 4 विधानसभा है और चारों में ही दिलचस्प मुकाबला रहेगा। खासतौर पर अगर मैं जगाधरी की बात करूं तो जगाधरी में जो शिक्षा मंत्री पूर्व में रहे हैं और कृषि मंत्री रहे हैं, उनके एरिया में एक अच्छा खासा मुकाबला होने वाला है। खासतौर पर बात करूं तो इस वक्त की बात करता हूं, हालांकि त्रिकोणा मुकाबला है। कुल मिलाकर अगर हरियाणा की बात करूं तो आम आदमी पार्टी अगर कहीं से थोड़ा दम भर रही है तो वो मुझे लगता है कि शायद जगाधरी में, क्योंकि यहाँ त्रिकोणा मुकाबला है जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के जो आदर्श पाल हैं वो हालांकि उनको व्यक्तिगत जो वोट है वो मिलने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार मुकाबले की बात आ रही है, एक तरफ कंवरपाल गुर्जर है और दूसरी तरफ कांग्रेस के अकरम खान पहले पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और कंवरपाल जो है वो भी मंत्री रह चुके हैं। यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि गुर्जर बेल्ट है जगाधरी में। जहां से लेकर यमुनानगर, जगाधरी से बात करूं तो कलेसर तक गुर्जर जो है वो पूरी बेल्ट गुर्जर में आती है और ऐसे में हर कैंडिडेट जो है वो गुर्जर समाज का ज्यादातर खड़ा होता है। हालांकि बसपा के यहाँ से दर्शन लाल खेड़ा जरूर मैदान में है, लेकिन जो लड़ाई रहेगी वो गुर्जरों के बीच में रहेगी, खासतौर पर कंवरपाल गुर्जर और अकरम खान के बीच में। कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर अभी तक जो है स्थिति वो मजबूत नजर आ रही है। जबकि भाजपा की बात करूं तो वो भी दौड़ में शामिल है। त्रिकोणा मुकाबला जरूर है, लेकिन जगाधरी लगातार जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहा है और इस बार ज्यादातर दिलचस्प इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों ही जो मैदान में उम्मीदवार हैं दोनों ही पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस और भाजपा की जो लड़ाई है वो देखने लायक होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी है वो भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन मजबूत जो अभी तक माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को है। हालांकि चुनाव जो है वो भी 5 अक्टूबर को है और कहा जाता है कि चुनाव लास्ट जो अंतिम दिन होते हैं, अंतिम रात होती है, उसमें पूरा पलट जाता है। लेकिन अभी तक की बात जगाधरी की बात कर रहा हूं और जगाधरी में कहीं ना कहीं अभी तक जो कांग्रेस है वो मजबूत नजर आ रही है। दूसरी तरफ यमुनानगर विधानसभा है, यहाँ पर भी पूर्व में जो विधायक रहे हैं वो 10 साल से भाजपा के रहे हैं और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है इनेलो भी दौड़ में शामिल है। खासतौर पे बात कर रहे हैं कि इनेलो को बिल्कुल कहा जाता था कि सीट नहीं है, लेकिन यमुनानगर में भी तिकोना मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और इनेलो के दिलबाग सिंह है वो, हालांकि जब ईडी की रेड पड़ी थी तो काफी सुर्खियों में रहे थे और उसके चलते हालांकि दिलबाग सिंह बैकफुट पे जरूर गए थे, लेकिन इन चुनाव में अभी तक दौड़ में शामिल है और काफी आगे तक है। खासतौर पर अगर हरदौर विधानसभा की बात करता हूँ, हरदौर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन दोनों में भीतरी घात पिछली बार भी हुआ था, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह थी कि कर्णदेव कंबोज जो कि भाजपा की टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट ना देकर श्याम सिंह राणा जो इनेलो से हाल ही में बीजेपी में आए थे उन्हें टिकट दी थी। ऐसे में भीतरी घात जरूर है और कांग्रेस यहाँ पर भी मजबूत नजर आ रही है क्योंकि अगर बसपा को यहाँ से वोटें मिलती हैं, हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं धर्मपाल तीगरा वो यहाँ पे मैदान में है, अगर उनको वोट मिलती है तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी कांग्रेस को फायदा होने वाला है, बीजेपी को भी जानना चाहूंगी यहाँ पे कि जो बसपा के 2 वरिष्ठ नेता थे वो कांग्रेस में जा चुके हैं। पहली बात है जो वो महिपाल सिंह है और दूसरे हैं वो राजेश कटारिया है। तो बसपा से इसको क्या नुकसान होगा और जो कांग्रेस है कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को?
जी, जो महिपाल डांडा थे, उनकी जी बात कर रहा हूँ। जैसे आपने पूछा, बिल्कुल। महिपाल डांडा बसपा हम्म, छोड़ चुके हैं, किसी पार्टी में उन्होंने बिल्कुल। ज्वाइनिंग नहीं की है। हम्म, लेकिन यहाँ जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं बसपा के, हम्म, वो मैदान में है। हम्म, दलित वोट चाहे जैसा भी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में कहीं न कहीं एक उनके पास जो चुनाव चिन्ह होता है, हम्म, उस पर ज़रूर जाता है। हम्म, लेकिन पिछली बार जो लोकसभा में चुनाव हुए थे, उसको देखकर लगता है कि दलित वोट अब 2 नहीं 3 हिस्सों में बँट गया है। हम्म, क्योंकि पहले बहुजन समाज पार्टी में ये वोटें जाती थी, हम्म, उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये वोटें बँटकर कांग्रेस में आ गई। लेकिन हम्म, अब जो तीसरी पार्टी है, हम्म, वो आज़ाद समाज पार्टी है और उसमें भी कहीं न कहीं अब जो दलित है, उनकी भागीदारी होती है। तो हम्म, ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से जो बसपा है वो मजबूत है। हम्म, हालाँकि जिस प्रकार जगाधरी की बात कर रहा था हम्म, पहले मैं, जगाधरी में अमूमन देखने को मिला था कि हम्म, बसपा ने अगर कहीं न कहीं से सीट दी है, हम्म, तो वो जगाधरी से दी है। जगाधरी से जो बसपा के जीतता था, वो दूसरी पार्टी में शामिल हुआ है। चाहे वो हरदौर में जो पूर्व विधायक बीएल सैनी है, वो हम्म, कांग्रेस के थे। वो पहले बसपा से ही हम्म, जगाधरी से विधायक बने थे हम्म, और बाद में उन्होंने इनेलो ज्वाइन की और बाद में कांग्रेस। अब हम्म, वो कांग्रेस से पीछे विधायक थे और हम्म, अब भी वो कांग्रेस से ही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म, तो ऐसे में जो कहा जाएगा कि बसपा का इतना हम्म, फेरबदल कर सकती है, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। हम्म, हाँ, दलित वोट बढ़ते हैं, हम्म, तो उसका कहीं न कहीं कांग्रेस को भी फायदा होगा और बीजेपी को भी। जी जी, सुमन। जी गुरुदत्त, आपसे जानना चाहूंगी कि पलवल में चुनावी हवा का रुख किस तरीके का है, जनता का मूड कैसा है चुनावों को लेकर? जी सुमन जी, पलवल में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जी पलवल, होडल और हथीन। हम्म, और यहाँ पर सबसे पहले अगर पलवल की बात करें तो पलवल में सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है और टक्कर अच्छी टक्कर यहाँ पर अभी तक मानी हुई है। हम्म, तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, हम्म, वो नए कैंडिडेट हैं और नए उम्र के कैंडिडेट हैं। उसका हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो बराबरी का हालात है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक जनसभा होने जा रही है। तो उसको लेकर के या लोगों को नहीं, थोड़ा ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है यहाँ पर 5 बार पलवल से विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो एक कद्दावर नेता है। हालांकि पिछले दिन उन्होंने कांग्रेस से बगावत भी की थी और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने सुर भी अलापे थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से उन्हें कितनी अंदरूनी कितनी मदद मिलती है यह कहना काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर उनका काफी रसूख है और इस नाते से यहाँ पर काफी वोटें यहाँ पर बटोरेंगे। लेकिन जो युवा कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, गौरव गौतम, वो भी कहीं कमतर नहीं है। पिछली जी बार भी जी उन्होंने बिल्कुल। टिकट के लिए आस लगाई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था क्योंकि यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं दीपक मंगला, उनकी टिकट को काट करके गौरव गौतम को दिया। तो शुरुआती दिनों में तो यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका लगाव दीपक मंगला के साथ था, वो हट सकते हैं। और शुरू में दिखाई भी दिया कि दीपक मंगला खुद 2-3 दिन तक चुनाव प्रचार में नहीं आए, लेकिन उसके बाद से चुनाव प्रचार में दीपक मंगला भी लगातार सहयोग दे रहे हैं। तो उसके बाद से गौरव गौतम को जो चुनाव है काफी हद तक उठ चुका है और अब रहेगी फिलहाल जो मुकाबला है यहाँ पर बिल्कुल बराबरी का माना जा रहा है। अन्य दूसरी और पार्टियों की बात की जाए तो दूसरी और पार्टियों का ऐसा कोई ज्यादा वजूद नहीं है, सिवाय एक जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं हरित फैसला, वो गुर्जर समाज में एक थोड़ी सी नाराजगी बनी थी कांग्रेस पार्टी के प्रति भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी। तो हो सकता है हरित फैसला कुछ वोट बटोरे, लेकिन इसके अलावा और कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 4-6 हजार वोटों से ज्यादा यहाँ पर ले। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही है। अब बात करें होडल की, तो वहां पर भी सीधा सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, वो चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नए युवा को टिकट दी है। हालांकि मौजूदा विधायक थे वहां पर जगदीश नायर, पूर्व में मंत्री रहे, उनकी टिकट को यहाँ पर काटा गया है। लेकिन जो नए युवा को नया मौका दिया है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक यही बात कही जा रही है कि टिकट किसी की बपौती नहीं होती है, परिवर्तनशील होनी चाहिए। तो इसी नाते से यहाँ पर कहा जाए तो पलवल जिले के 3 विधायक थे और तीनों के ही टिकट यहाँ पर काटे गए हैं और नए चेहरों को यहाँ पर टिकट दिया है। तो यहाँ पर होडल में सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मार ले। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण यहाँ पर अभी थोड़ा सा मजबूत पक्ष उदय भान का माना जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तीसरी विधानसभा क्षेत्र हथीन की आती है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा
जो विधायक थे प्रवीण डागर, उनका टिकट काटकर और नए एक युवा चेहरे को टिकट दिया है। मनोज रावत हैं और रावत पाल अपना एक वजूद रखती है, लेकिन रावत पाल में से 3 कैंडिडेट और होने के कारण से मुकाबला उनके लिए थोड़ा कठिन माना जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से अन्य पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद इजराइल और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के संयुक्त जो प्रत्याशी हैं तैयब हुसैन। तो वो दोनों कैंडिडेट भी काफी वजन रखते हैं। तो यहाँ पर जो मुकाबला रहेगा तिकोना होने की संभावना है और तिकोना मुकाबला तो रहेगा। और एक भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके यहाँ पर उतरे एक पूर्व विधायक हैं किहिर सिंह रावत और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका भी सीधे दखल देखने में आएगा और आने वाले समय में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया कैसे करते हैं, क्या रहता है, ये आने वाले समय में बताएगा। तो यहाँ पर होडल में अगर बात करें तो दबदबा उदय भान का रहेगा जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। रही पलवल में मुकाबला बिल्कुल सीधे कांटे की टक्कर होगी, आमने सामने का मुकाबला है। और हथीन विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही है और चौथे कैंडिडेट के रूप में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं किहिर सिंह रावत जो पूर्व विधायक हैं, वो भी अपना दखल रखेंगे। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि किसका पलड़ा भारी होगा। जी तिलक, आपसे जानना चाहूंगी, जनता के बीच आप गए हैं, चुनावी मूड आपने जनता का जाना है, तो कुछ एक समस्याएं भी जनता की होंगी जो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जो जनता है वो कितने विकास कार्यों से खुश और क्या कुछ समस्याएं हैं जो यमुनानगर में है? बिल्कुल सुमन, जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो 3 मुद्दे जो होते हैं वो अहम होते हैं, बिजली, पानी और सड़क। इनको लेकर हर बार मुद्दा रहता है। लेकिन यमुनानगर की बात करूं, जगाधरी की बात करूं तो यहाँ पर इस बार अजीबोगरीब मुद्दा है, वो है नशे को लेकर के। जितने भी नेता मैदान में आ रहे हैं वो चिट्टा जो स्मैक है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि नेता इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नशे की बात थी, नशे इतना बढ़ चुका है, उसको लेकर नेता भी चाह रहे हैं कि लोगों के बीच में जो युवाओं की जिंदगियां खराब हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और ये एक इस बार अहम मुद्दा माना जा रहा है, चाहे वो यमुनानगर हो, जगाधरी हो, सडौरा हो या फिर रदौर। चारों विधानसभा पर इस मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हो रही है और इस मुद्दे को लेकर खासतौर पर जनता के बीच में जाया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो जगाधरी है, यहाँ पर दिग्गज 3 दिग्गज जो है वो मैदान में है और यहाँ का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खनन को लेकर है, क्योंकि अवैध खनन जो था वो एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, क्योंकि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं वो अवैध खनन नहीं रोक पाई और इस बार भी इस मुद्दे को लेकर काफी जो है वो जनता के बीच में चर्चा है। एक समस्या यमुनानगर की ये भी है कि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, जल भराव हो जाता है बरसात के चलते, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? बिल्कुल, जगाधरी की बात करूं तो जगाधरी में खास तौर पर ये मुद्दा बहुत रहता है क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। हालांकि अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले जो बरसात हुई थी, तमाम यमुनानगर का जो इलाका था, जगाधरी का इलाका था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये मुद्दा भी है, लेकिन जिस प्रकार के मुद्दे की मैंने बात कही है कि इस बार मुद्दे काफी चेंज हो चुके हैं। विधानसभा में ये जरूर मुद्दे उठते हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दा उठ रहा है वो खास तौर पर नशे को लेकर है और ये जो नशे का मुद्दा है ये तमाम चारों विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं वो जरूर उठा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भाजपा को घेरने का मौका मिल चुका है इन मुद्दों को लेके। आपको यही बता दें कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, कई घोषणाएं की है, लेकिन जो भाजपा है, भाजपा इसे झूठ का पुलिंदा करार दे रही है। तो जो कार्यकारी सीएम है नायब सिंह सैनी, क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की तीसरी जो सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है, किसानों की जमीन को छीन करके दामाद को खुश करने का काम वो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने अपने समय के अंदर किया है। क्या वो दौर फिर दोबारा वापस लाना चाहते हैं? कांग्रेस की गारंटी में नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरे देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास जो वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है, ये पूरा का पूरा वेतन नहीं है, देख रहा है। ऐसे में ये क्या नौकरी दे देंगे? यहाँ पर जो इन्होंने एक झूठ का सगुफा छोड़ा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। मैंने इस बात को लेकर के हुड्डा साहब से भी इस बात को पूछा था कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपके किसी ने हाथ बांध दिए थे? तो आपने सुना नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। तो अब चलते हैं अपने संवाददाता के पास और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि तिलक, देखिए
कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, 7 गारंटियां दी हैं, 7 घोषणाएं की हैं, लेकिन जो भाजपा है वो इसे झूठ का पुलिंदा महज करार दे रही है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सुमन, इस मामले में जब कल कांग्रेस ने ये अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उसके बाद ये रात को ही चर्चा का विषय बन गया था। खासतौर पे भाजपा के बयान तो बाद में आए थे, लेकिन ये मुद्दा जो था, मैनिफेस्टो था, इसको लेकर जितने भी कैंडिडेट थे वो लोगों के बीच में जाना शुरू हो गए थे। लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि जो मैनिफेस्टो में खासतौर पर 500 रुपए के सिलेंडर की बात की थी, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी पहले दिया जा गया था और दूसरी जगह भी दिया जा रहा है। ये मुद्दा जो है, इस पर इतनी बात नहीं होगी, हालांकि झूठ का पुलिंदे की तो बात की बात है, लेकिन जो 100-100 गज के प्लॉट थे, ये पहले भी मुद्दा रहा था। पहले भी 100-100 गज के प्लॉट को देने के नाम पर कांग्रेस ने खूब लोगों के बीच में सुर्खियां बटोरी थी और कहा था, और हालांकि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार फिर इस मुद्दे को बीच में लेके आए। लेकिन इस पर एक नया मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी तरफ खींचा है, वो है 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त में देने का। हालांकि पिछली बार जब ये बातें उठी थी तो मुफ्त की रेवड़ियां, ये वो सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोगों को लगता है कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रही है, और ऐसे में इस पर कांग्रेस ने पंजाब से उठाया ये मुद्दा, आम आदमी से लेकर अपने पास लेके आई है, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जो लोग बिजली का बिल नहीं भर पाते, अगर उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो भी लोग सोचेंगे। लेकिन भाजपा इसको झूठ का पुलिंदा तो जरूर बता रही है। आज भाजपा की भी अभी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, उसमें क्या निकलता है, दोनों को कंपैरिजन करना होगा, और फिर उसमें क्या निकलता है, क्या वाद विवाद तो होता रहेगा, एक दूसरे पर पलटवार भी करते रहेंगे, लेकिन जनता का मूड क्या है? हालांकि जनता ने जो 2 मुद्दे थे, इन पर जरूर एक हाँ भरी है, क्योंकि मैं रात को भी कई लोगों से मिला, इस मुद्दे पर बात भी की कि 500 रुपए में जो सिलेंडर है, लेकिन जो कुछ छाप छोड़ दी थी पिछली बार भाजपा ने, जैसे तरह तरह की बातें कही थी, और उसको लेकर हालांकि 75 पार का नारा दिया था, ये सब बातें जो थी अब वो मायने नहीं रखती। अब लोग जो है कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी जानने लग गए हैं कि चुनाव आते हैं तो किस तरह के लुभावने वादे देते हैं। लेकिन जो 500 रुपए के सिलेंडर की बात है, इस पर लोगों की थोड़ी बहुत ही रजामंदी जरूर है कि जो अन्य प्रदेशों में मिल रहा है, तो हो सकता है हरियाणा में मिल जाए। पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रही है, हो सकता है हरियाणा में मिल जाए, लेकिन इसको कितना ये कारगर होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये जो 2 मुद्दे हैं, ये जरूर इनके दिलो दिमाग पर बैठ रहे। हालांकि 100-100 गज के प्लॉट पर लोगों की जो राय थी वो इतनी सही नहीं थी। उनका ये कहना था कि ये पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में एक लॉलीपॉप जरूर दे रही है। लेकिन 2 मुद्दों पर जरूर इनकी जो आम पब्लिक है उनकी राय कहीं ना कहीं ये है कि शायद कांग्रेस उनको ये दोनों जो सौगात है वो दे दे। जी गुरुदत्त, आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, तो कैसा दिख रहा है मुकाबला? जी, संकल्प पत्र की अगर बात देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो 7 वादे और जो 7 गारंटी दी गई है, और भारतीय जनता पार्टी का जो उसमें 20 मुद्दे रखे गए हैं, और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुकाबले में नहले पर तहला मारने का काम किया है। रही बात, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 20 हरियाणा प्रदेश में 2 लाख नए रोजगार देंगे और पक्की नौकरी देंगे। वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो पक्की 2 लाख जो नौकरी और पक्की भर्ती हम देंगे। रही सिलेंडर की बात हुई तो पहले से ही कांग्रेस पहले से कहती रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर हर गृहिणी को हर घर में दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में इसको शामिल किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम भी 500 रुपए का सिलेंडर सभी को देंगे। रही बिजली की बात, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात, तो उस जो उनका जो दावा था, जो गारंटी थी, उसको फेल करने का काम किया था नायब सिंह सैनी ने। और उन्होंने जिस दिन चुनावों के लिए डेट घोषित की गई थी, उसी दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक गरीब लोगों के लिए जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन लोगों के लिए सौर ऊर्जा का संयंत्र, यानी कि जो हर घर की छत पर एक सौर ऊर्जा की प्लेट लगाने का जो उन्होंने एक घोषणा भी की और शुरुआत भी कर दी थी, जिसके कारण से जो प्रदेश के जितने भी गरीब परिवार होंगे उनको सौर ऊर्जा से लाइट मिलेगी। तो इस तरह से जो कांग्रेस का 300 यूनिट फ्री देने का जो वादा था उसको पहले ही से ही भारतीय जनता पार्टी और कहें तो नायब सिंह सैनी उसको फेल कर चुके हैं। तो ऐसे में जो बिजली वाला जो मुद्दा है इतना अहम नहीं होगा। रही कांग्रेस पार्टी ने जो 2000 रुपए हर महिला को देने का जो वादा किया था, हालांकि लोकसभा चुनाव में भी ये था,
और लोकसभा चुनाव में तो 8,500 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अब उसके बाद से अब 2,000 रुपए हर गृहिणी को देने की बात थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी आगे बढ़ाते हुए उसको 2,100 रुपए महिला को देने का काम किया है। रही फिर भारतीय जनता पार्टी ने और एक काम किया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प पत्र में था कि हरियाणा वासियों को 25 लाख रुपए तक को जो इलाज होगा वो मुफ्त होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त किया हुआ था। साथ में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लिए जो 70 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनका पूरी तरह से चाहे फिर कितना भी इलाज हो और 10 लाख रुपए तक की सीमा उसकी बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पर एक तरह से एक आम आदमी के लिए 5 लाख रुपए ही बहुत होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सीमा को बढ़ा करके 10 लाख जो कर दिया है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है कि 25 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान योजना और दूसरी योजना के तहत जो गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। तो यहाँ पर रही फिर एमएसपी की बात, पहले 4 फसलें हुआ करती थी जो एमएसपी पर खरीदी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर और एमएसपी पर खरीदने की गारंटी की एक गारंटी दी है। चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि हरियाणा प्रदेश की 24 फसलों को न्यूनतम मूल्य पर जो एमएसपी जो होगा उस पर खरीदने की गारंटी दी है। तो इस प्रकार जो कांग्रेस पार्टी ने जो लोक लुभावने जो वायदे किए थे उनसे कहीं 21 हरियाणा की यानी कि वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने किए हैं। तो एक तरह से जो डर तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कहीं हमारी सरकार ना चली जाए, तो सरकार ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बचाने के लिए वही कुछ कदम उठाए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाए हैं और लोगों को लुभावने का जो काम किया था। और रही उन किसानों की बात, तो किसानों की फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दे दी और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। वो एससी वर्ग और बीसी वर्ग को भी साधने का काम किया है। उन्हें 25 लाख रुपए तक का लोन सरकार की गारंटी पर देने का जो संकल्प पत्र में अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह का जो चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का था उससे कहीं 21 और ज्यादा लोक लुभावना भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखा है। जी, गुरुदत्त तिलक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता गुरुदत्त और तिलक ने यमुनानगर और पलवल को लेकर जनता का चुनावी मूड क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं और चुनावी हवा का रुख वहां पे कैसा है, इसके बारे में हम आपको रूबरू करवाया। आपको ऐसे भी आगे अन्य विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जनता की समस्याओं, जनता के मूड को लेकर आपको बताएंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और पल पल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।